कल की क्लास में हमने बातचीत की थी कि पत्रकारिता दरअसल क्या है, और उस पूरी पत्रकारिता के केंद्र में एक शब्द आता है जिसके इर्द गिर्द वो पूरी पत्रकारिता घूमती है, और वह शब्द है समाचार। क्योंकि पत्रकारिता के पूरे पेशे में समाचार खोजना, समाचार का संकलन करना, उसका विश्लेषण करना और जनता तक पहुंचाना, यही मूल काम होता है। आज की इस क्लास में हम बहुत सरल ढंग से और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल समाचार कहते किसे हैं, या कौन सी ऐसी घटना है, कौन सी ऐसी बात है जिसे हम समाचार कह सकते हैं, और किन आधारों या किन तत्वों, किन एलिमेंट्स से समाचार का निर्माण होता है। एलिमेंट से मेरा मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, कहते हैं ना, तो वैसे ही वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो समाचार का निर्माण करते हैं, इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इस शब्द पे लौटिए। इस शब्द से ही हम इस विषय को आरंभ करते हैं। ये जो शब्द है समाचार, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द आपको मिलेंगे, सम और आचार। ठीक है, आचार का अर्थ होता है शिष्टता, व्यवहार, और सम का अर्थ होता है अच्छा। यानी कि समाचार का शाब्दिक अर्थ हुआ सम्यक आचरण करना, सम्यक व्यवहार करना। अब यह सम्यक आचरण या सम्यक व्यवहार किस अर्थ में? सम्यक आचरण या सम्यक व्यवहार का मतलब यह है कि सूचनाओं को, घटनाओं को, विषय को ईमानदारी के साथ, संतुलन के साथ और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का जो आचरण है, जो कार्यकलाप है, जो व्यवहार है, उसे हम समाचार कहते हैं। यानी कि वह व्यवहार, वह आचार जिसके द्वारा हम सूचनाओं को, घटनाओं को, विषय को ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ जनता तक प्रस्तुत करते हैं, उसे हम समाचार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है, मानक हिंदी शब्दकोश में समाचार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि किसी कार्य या व्यापार की सूचना जिसके बारे में पहले से लोगों को जानकारी ना हो, पहले से लोगों को पता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। संस्कृत में समाचार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग होता है, वार्ता कहते हैं। उर्दू में इसे खबर कहते हैं, हिंदी में इसे समाचार कहते हैं, और इन सब का अर्थ जो होता है वह होता है जानकारी, नॉलेज। यानी कि खबर कह लीजिए, वार्ता कह लीजिए, समाचार कह लीजिए, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं तथ्यों की, घटनाओं की और सूचनाओं की क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। आई बात समझ में? अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? न्यूज कहते हैं। ये जो न्यूज शब्द है अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए है। ये जो 4 लेटर है ना इसमें, NEW और S। N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ठीक है, E ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। यानी कि चारों दिशाओं का उल्लेख है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं, सूचनाओं इत्यादि का जनता के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसी प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है या जो विभिन्न माध्यमों से चारों दिशाओं से आ रही जो सूचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन, उनका विश्लेषण क्या कहलाता है? न्यूज या समाचार कहलाता है। यह जो न्यूज शब्द है इसका एक और व्यापक अर्थ है। इसे अगर आप देखें तो ये जो न्यूज शब्द है, यह न्यू यानी कि नया, नया का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन रूप है। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा कहा जाता है कि न्यूज जो है वह न्यू का प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ नयापन से लिया जाता है। लैटिन में एक शब्द आता है नोवा, ठीक है, और संस्कृत में एक शब्द आता है नव। इन सब का अर्थ क्या होता है? नयापन से होता है, नवीनता से होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चारों दिशाओं में घट रही नवीन घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, वर्णन और विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो विभिन्न माध्यमों से की जाती है, चाहे वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वह इंटरनेट के माध्यम से हो, इन सबको हम सम्मिलित रूप से समाचार कह सकते हैं या फिर न्यूज कह सकते हैं। ये जो न्यूज शब्द है
इसका जो नयापन है, नयापन से मतलब ये है कि जो चीजें, जो खबरें नई होंगी उसी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था, सामान्य उदाहरण देके, कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे नई नई बातें जानना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं या अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे और भी तत्व हैं, नयापन के अलावा समाचार के अन्य और भी तत्व हैं जिसके बारे में हम आज की क्लास में बातचीत करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि चारों दिशाओं में हो रही नवीन घटनाओं का वर्णन, विश्लेषण और उनका जो प्रस्तुतिकरण होता है उसे हम समाचार कहते हैं। अब देखिए, वस्तुतः इस संसार में, इस दुनिया में हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घट रही होती हैं। साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण घटनाएं घट रही होती हैं। लेकिन स्थान और समय के अभाव के कारण प्रत्येक घटना को समाचार के रूप में पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविजन पे या रेडियो पे प्रस्तुत किया जाए, यह संभव नहीं है। ना तो पत्र पत्रिकाओं के पास उतना स्पेस है, ना रेडियो और टेलीविजन के पास उतना समय है कि सारी घटनाओं को, सारी बातों को क्या किया जा सके, वहां पे प्रस्तुत किया जा सके। ऐसे में प्रकाशन के लिए, समाचार के प्रकाशन के लिए उन्हीं घटनाओं, उन्हीं विषयों और उन्हीं सूचनाओं को चुना जाता है जिसमें व्यापक जनरुचि जिससे जुड़ी होती है, जिसमें जिस घटना या जिस विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हो। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जिस फॉर्मूला के आधार पर यह तय किया जा सके कि इस घटना को हमें समाचार मानना चाहिए और इस घटना को हमें समाचार मानना नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको ये बताऊं कि आप देखते होंगे कि कई तरह के न्यूज चैनल आप देखते होंगे, उस न्यूज चैनल में कोई एक घटना मुख्य समाचार के रूप में सुनाई जा रही है, लेकिन एक न्यूज चैनल में जो घटना मुख्य समाचार के रूप में जिसको बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दूसरे न्यूज चैनल में उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में सामान्य ढंग से बताया जा रहा है। या किसी एक अखबार में जो सूचना फ्रंट पेज पे, मुख्य पृष्ठ पे जो सूचना छपी हुई है, दूसरे किसी अखबार में आप देखेंगे तो वही सूचना साधारण ढंग से या कम स्पेस लेकर के छपी हुई है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि समाचार संगठन जो होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो यह तय करते हैं पाठक की जनरुचि के हिसाब से और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से कि किस घटना को उन्हें ज्यादा विस्तार से बताना है या किस घटना को हाईलाइट करना है। उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देके मैं इस बात को बताना चाहूं तो आप ये देखते होंगे कि कोई एक न्यूज चैनल आप खोलिएगा तो हो सकता है कि वहां पे आप यह देखें कि किसी सेलिब्रिटी, किसी फिल्म स्टार की शादी के बारे में बार बार वहां दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, उसे हाईलाइट किया जा रहा है, मुख्य घटना के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन किसी दूसरे न्यूज चैनल को आप खोलें तो वहां पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक विकास को लेकर के कोई अपनी टिप्पणी दी है या कोई अपना स्टेटमेंट दिया है, उसको बार बार करके वहां पे दिखाया जा रहा है। आप कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि समाचार संगठन जो है उनके पास यह अधिकार होता है या पत्र पत्रिकाओं के पास यह अधिकार होता है कि किस घटना को वो ज्यादा प्रमुखता दे सकते हैं और किस घटना को ज्यादा प्रमुखता नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे आयाम होते हैं जिन तत्वों, जिन आयामों को लेकर सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो इत्यादि सहमत होते हैं कि हाँ, इन मुख्य मुख्य घटनाओं को हमें टेलीविजन पे दिखाना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करना चाहिए या रेडियो पे सुनाना चाहिए। तो इसलिए आप देखिएगा कि कुछ एक घटनाएं ऐसी होती ही होती हैं प्रतिदिन की दिनचर्या में जो रेडियो पे भी, टेलीविजन पे भी या पत्र पत्रिकाओं में भी सामान्य ढंग से चलती रहती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि समाचार की कोई एक सीधी सपाट या उसको समाचार को बांधने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है या कोई एक परिभाषा नहीं है। तो आप समाचार को संपूर्णता में अगर परिभाषित करना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जो सूचना अधिक से अधिक लोगों को क्या कर सके, प्रभावित कर सके, उसे हम समाचार कह सकते हैं। ठीक है, बहुत से महत्वपूर्ण विद्वान हुए,
जिन्होंने समाचार की परिभाषा दी और समाचार किसे कहते हैं उस पर उन्होंने अपनी राय दी। एक दो लोगों की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम समाचार कैसे बनता है, किन तत्वों से समाचार निर्मित होता है, इस विषय पे हम लौटेंगे। सबसे पहला नाम मैं इसमें लेना चाहूंगा प्रोफेसर ब्लेयर। प्रोफेसर ब्लेयर ने कहा कि अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो, सामयिक बात से मतलब करंट, नया नया, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो वह समाचार है। सर्वश्रेष्ठ वह है जिसमें बहुसंख्यकों की अभिरुचि होती, यानी कि सर्वश्रेष्ठ समाचार आप उसे कह सकते हैं जिसमें बड़े पैमाने पे बहुसंख्यक लोगों की रुचि होती है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एक दूसरे विद्वान हुए प्रोफेसर चिल्टन बरा। प्रोफेसर चिल्टन बरा ने कहा कि समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष या उत्तेजना प्राप्त करता है। कल जब मैं पत्रकारिता के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने कहा ना कि आपकी जिज्ञासा को क्या सूचनाएं क्या करती हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत करती हैं, यानी कि आप कुछ जानने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। आप न्यूज चैनल खोलते हैं कि आज क्या हो रहा है जरा देखें, और जैसे ही आप खोलते हैं आप तमाम तरह की सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं और आपकी उत्तेजना शांत हो जाती है, आपकी जिज्ञासा का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है और आप चीजों को जान लेते हैं। तो प्रोफेसर चिल्टन बरा ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति संतोष भी प्राप्त करता है और उसकी उत्तेजना है वह उत्तेजना सूचनाओं से क्या होती है, शांत हो जाती है। ठीक है। एक और विद्वान हुए प्रोफेसर जे सिल्डर। प्रोफेसर जे सिल्डर ने कहा कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, शर्त यह है कि वह सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करे। सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों के उल्लंघन का मतलब यह है कि जनता की रुचि भी हो, लेकिन ऐसी सूचनाएं, ऐसी बात न फैलाई जाए जिससे समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार आप देखें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने की संभावना कब बनती है। अब इस पे हमें विचार करना है कि आखिर वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनके आधारों पे हम यह तय कर सकते हैं कि ये तत्व इस अगर हैं तो इसे हम समाचार मान सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स किसी घटना, विचार, समस्या या सूचना को क्या करते हैं, समाचार बनाते हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उन एलिमेंट्स को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जो तत्व समाचार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अगर वो सारे तत्व उसमें हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक तत्व निश्चित रूप से ही होने चाहिए, तभी जाकर हम यह समझ पाएंगे कि यह समाचार है। समझ रहे मेरी बात, आगे बात समझ में। तो पहली जो चीज है, पहला जो तत्व है वह है नवीनता। नवीनता से मतलब नयापन से है, जैसे कि हम न्यूज के दौरान इस बात को समझ भी रहे थे। ठीक है। तो जो पहला तत्व है वह है नवीनता। कोई घटना, विचार या समस्या तभी समाचार बनती है जब उसमें कोई ना कोई नवीनता हो या कोई ना कोई उसमें नयापन हो। कहते भी हैं कि न्यू है इसलिए क्या है, न्यूज है। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि न्यू है इसलिए न्यूज है, यानी कि नया है इसीलिए क्या है, समाचार है। ठीक है। तो जो घटना जितनी नई होगी, ताजी होगी, उसमें जितना नयापन होगा, लोगों की ज्यादा से ज्यादा उसको जानने के प्रति क्या होगी, दिलचस्पी होगी, उसमें जिज्ञासा होगी। तो नयापन यानी कि नवीनता समाचार का प्राथमिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। अब आप देखें कि एक जो दैनिक समाचार पत्र है उसके लिए 24 घंटे की जो खबरें हैं वह क्या है, नयापन से भरी हुई हैं, उसको वह प्रस्तुत करता है। लेकिन टेलीविजन पे जिस रफ्तार से खबरें आती हैं उसी रफ्तार से खबरें बासी भी हो जाती है, यानी कि उनको और नई नई चीजें। अब अखबार वालों के पास क्या है, सुबह अखबार प्रकाशित होना है, सुबह 10 बजे प्रकाशित होना है या रात को प्रकाशित होना है, तो 24 घंटे का पूरा स्लॉट वो लेते हैं। उस दौरान जो घटना घटी उसका वर्णन, विश्लेषण समाचार पत्रों में क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। लेकिन अब टेलीविजन पे अभी घटना हुई, कैमरा लेके संवाददाता पहुंचा और सूचना आप तक क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो जितना अधिक नयापन, जितना अधिक खोज नयापन का किया जाएगा, समाचार उतना अधिक जीवंत होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो इतिहास में पहले घट चुकी हैं,
लेकिन उनसे जुड़े हुए तथ्य जब वर्षों बाद या दशकों बाद जब सामने आते हैं तो उसमें भी नवीनता होती है और उसको भी जानने के प्रति दिलचस्पी लोगों में होती है। जैसे कि मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आज से 1939-1945 तक हुआ था, लेकिन अगर इतने सालों के बाद भी उससे जुड़ी हुई कोई खबर, कोई सूचना अगर अचानक से आती है तो उसको जानने के प्रति जिज्ञासा हमारी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नवीनता है इसका संबंध सिर्फ समसामयिक घटनाओं से नहीं है, बल्कि अतीत में घटी हुई घटनाओं से भी इस नवीनता का संबंध हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सर बिना नवीनता के कोई घटना समाचार नहीं है क्या? आप पूछ सकते हैं ना, मैंने तो कहा समाचार का एक तत्व है। तो इसका जवाब है हाँ, अगर नवीनता तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर नवीनता न भी हो तो भी कोई घटना समाचार बन सकती है। अब कैसे? जैसे एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी खास गांव के ऊपर यह शोध हुआ कि पिछले 10 से 20 सालों में उस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया। तो 10 से 20 साल का जो समय है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें निरंतर कई सारे बदलाव, कई सारी घटनाएं, कई सारी बातें हुई हैं, ठीक है ना। और उसे घटने में लगभग 20 वर्ष लगे हैं, ठीक है ना। तो जब 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद उससे जुड़ी हुई कोई खबर अगर प्रकाशित होती है तो वह भी समाचार का ही हिस्सा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नवीनता समाचार का एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन समय के सतत प्रवाह में घटी हुई घटनाएं एक लंबे अंतराल के बाद भी अगर कोई नई सूचना या नया तथ्य लेकर के आती हैं तो वह भी समाचार के रूप में उसे हम देख सकते हैं। आगे बात समझ में। समाचार का जो दूसरा तत्व है नवीनता के बाद वह है प्रभाव, ठीक है। अर्थात कि कोई सूचना, कोई घटना, कोई विचार कितने अधिक लोगों को क्या कर पा रहा है, प्रभावित कर पा रहा है। यानी कि उसका प्रभाव, उसका दबाव कितने अधिक से अधिक लोगों के ऊपर पड़ता है, इस गुण से भी किसी समाचार के बनने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और किसी घटना की तीव्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस घटना ने कितने अधिक लोगों को क्या किया, प्रभावित किया। याद करिए कोविड के समय में हमारे देश के एक बड़े ही मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी ना। तो उस दौरान क्या था, हर टीवी चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो प्रेयसी थी, उनकी जो दोस्त थी रिया, उसको लेकर के मीडिया ट्रायल, इस तरह से चीजें चल रही थी, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उस घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या हो रही थी, दिलचस्पी हो रही थी। वो घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही थी। तो जो घटनाएं, जो सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं, समाचार चैनल या पत्र पत्रिकाएं उस घटना को या उस तथ्य को बार बार लोगों के सामने क्या करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें जैसे रूस यूक्रेन युद्ध है, तो रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के बड़े, सभी पूरी दुनिया में ये खबर है, ठीक है। तो यानी कि इसका प्रभाव दुनिया के बड़े भूभाग पे पड़ रहा है। यानी कि जो सूचनाएं बड़े भूभाग को कवर करती हैं, जनता के बड़े हिस्से को कवर करती हैं, उनके प्रभाव से भी वो जो प्रभाव होता है वह यह तय करता है कि यह समाचार कितना बड़ा है, यह सूचना कितनी बड़ी है। यानी कि प्रभाव जो है वह भी समाचार का दूसरा और महत्वपूर्ण आयाम माना जा सकता है। एक और उदाहरण दूं, जैसे कि सरकार की कोई योजना है, उस सरकार की योजना का लाभ 100 लोगों को मिल रहा है और सरकार की एक योजना का लाभ 1 करोड़ लोगों को मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो ज्यादा प्रभावित योजना जो कर रही है, जो दूसरी योजना, वो कितने लोगों को प्रभावित कर रही है, 1 करोड़ लोगों को कर रही है। तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ लोग उसके बारे में ज्यादा गुणगान करेंगे क्योंकि ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सूचना, जो घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे, उसके समाचार के रूप में उभरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए प्रभाव भी समाचार का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है समाचार का जन रुचि। यानी कि जिस घटना, जिस सूचना, जिस विषय या जिस विचार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी हो, रुचि हो, उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब चुनाव के समय देखिए, जब चुनाव आता है तो सब लोग
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या एजेंडा लेके आ रही है, क्या स्टेटमेंट चल रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, सबकी उसमें क्या हो जाती है, दिलचस्पी बढ़ने लगती है। और कोई भी घटना या कोई भी समाचार बड़ा समाचार तब बनता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा दर्शक दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, ठीक है ना। और हर समाचार संगठन का अपना एक टारगेटेड पाठक वर्ग होता है, ठीक है, जिसकी रुचि को ध्यान में रख करके वह क्या करता है, सूचनाएं संप्रेषित करता है। तो आप यह कह सकते हैं कि जन रुचि को ध्यान में रख करके भी समाचार संगठन समाचार का चयन करते हैं, और जन रुचि समाचार का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है, ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है टकराव या संघर्ष, ठीक है। आप देखेंगे कि यदि किसी घटना में टकराव या संघर्ष है या संघर्ष का पहलू है तो उसके समाचार बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, वह तुरंत क्या हो जाता है, समाचार बन जाता है। क्योंकि टकराव या संघर्ष के विषय में हर कोई जानना चाहता है, जानना चाह रहा है ना। अभी देखिएगा, जैसे कि आप अनुमान लगाते हैं कि किसी राज्य में एक खास पार्टी की सरकार है, उस पार्टी से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है। अब मीडिया में अगर खबरें आने लगी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या सरकार गिर सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, एकदम पूरा रुझान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हुआ वो हुआ, दिलचस्पी आपकी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो टकराव या संघर्ष, चाहे वह राजनीतिक हो, ठीक है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह दलगत हो, इस तरह के टकराव या संघर्ष को जानने में लोगों की क्या होती है, दिलचस्पी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि टकराव और संघर्ष का सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और लोग उससे बचना भी चाहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रख सके। लेकिन टकराव या संघर्ष का मतलब खून खराबा और मारपीट ही नहीं है, राजनीतिक टकराव भी है, ठीक है ना, कोल्ड वार, ठीक है ना, बातचीत का टकराव भी है, खेल में हो रहे टकराव भी है। अब आजकल आईपीएल का मैच चल रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, तो कितना मजा आता है। तो हर तरह का टकराव, हर तरह का संघर्ष उसके सूचना में बदल जाने की या समाचार में बदल जाने की संभावना बढ़ती है। इसलिए टकराव या संघर्ष यह भी समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। इसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है अनोखापन, यूनिकनेस, या जिसे आप असाधारणता भी कह सकते हैं। अब ये अनोखापन क्या है, असाधारणता क्या है? एक बड़ी पुरानी लेकिन मजेदार कहावत है, ठीक है, कि कुत्ता आदमी को काटे तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी कुत्ता को काट ले तो ये बड़ी बात है, तो इसके खबर बनते देर नहीं लगेगी। ये यूनिकनेस है, कहावत है। अब आदमी कुत्ते को काटता होगा ये तो पता नहीं, शायद नहीं ही काटा होगा, या हो सकता है किसी ने काट लिया हो, तो लेकिन ये है कि नहीं, उल्टी बात है कि आदमी कुत्ता को काट लिया, ये क्या है, ये खबर बनते देर नहीं लगती है, ठीक है। यानी कि जो सामान्य से हटकर है, अनोखा है, उसके समाचार में बदल जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, मान लीजिए हमारा हर्ष है, हर्ष कल को नौकरी में लग जाता है और एक ईमानदार अधिकारी बन जाता है, तो ये समाचार नहीं है। लेकिन जैसे ही ये भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जाएंगे, यह तुरंत क्या हो जाएगा, समाचार बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो अनोखापन है, यूनिकनेस है, असाधारणता है, यानी कि जो सामान्य से हटकर है, जो बातें सामान्य दिनचर्या में साधारण ढंग से होती है, उसके समाचार में बदलने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना। और समाचार में एक और चीज देखेंगे कि इस तरह की जो अनोखेपन की जो घटनाएं होती हैं, इसमें मीडिया को चाहिए कि वो काफी सजग रहे, उसमें काफी सजगता की मांग की जाती है। क्योंकि कई बार इस तरह का जो अनोखी जो घटनाएं होती हैं, वो अनोखी घटनाएं जब मीडिया या समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल उसको दूसरे फ्रेम से या दूसरे डायरेक्शन से जब वो दिखाना शुरू कर देते हैं, तो कई बार अंधविश्वास जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। जैसे कि आप याद करिएगा, कभी आपने सुना होगा कि कभी मान लीजिए किसी गांव में या किसी स्थान पे विचित्र बच्चा पैदा हो गया, जिसके 2-3 सिर हों, 2 सिर हो सकते हैं, 4-5 हाथ, मतलब थोड़ा अलग बच्चा हो, ठीक है। तो अगर मीडिया उसको मेडिकल साइंस के हवाले से ना देख के, ठीक है ना, भूत प्रेत या कुछ चमत्कार के रूप में अगर दिखाने की कोशिश करे, तो जनता में क्या होती है, एक भ्रामक स्थिति फैल जाती है। तो इसीलिए मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि पत्रकारिता एक गंभीर जिम्मेदारी का काम है,
बहुत सजगता और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। तो जब आप जिम्मेदारी से उस बात को नहीं समझाओगे, नहीं बताओगे, तो क्या होगा, एक बड़ा जनसमूह जो है वो भ्रामक स्थिति में चला आएगा। अंधविश्वास को आप फिर बढ़ावा देने लगेंगे, बेकार की चीजों को आप बढ़ावा देने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मीडिया को बचना चाहिए। लेकिन अनोखापन, यूनिकनेस समाचार का एक महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप समाचार क्या है सवाल होगा, समाचार के तत्व क्या है, तो एक एक पॉइंट देकर के क्या करिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिखते चले जाइएगा, ठीक है। समाचार का छठा महत्वपूर्ण तत्व है महत्वपूर्ण लोग, जिसे आप सेलिब्रिटीज कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध और जाने माने लोगों के बारे में जानने की दिलचस्पी आम लोगों को तो रहती ही है, ठीक है। अब कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म स्टार है, कोई मशहूर नेता है, ठीक है ना, कोई राइटर है, तो उसकी शादी कब हुई, किससे हुई, अरे विराट कोहली को बच्चा हो गया, एक खबर बन जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण लोग जो हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके बारे में जानने की दिलचस्पी सब लोगों को रहती है। अब प्रधानमंत्री जी को छींक आ जाए, प्रधानमंत्री को बुखार आ जाए, तो ये भी खबर बनने की संभावना है कि आज प्रधानमंत्री जी क्या है, बुखार से पीड़ित हैं। जबकि अब हजारों लोगों को बुखार हुआ होगा उस समय देश भर में, पर वह खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण लोग जो हैं, इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, प्रसिद्ध लोग जो हैं, उनके बारे में जानने की दिलचस्पी लोगों को रहती है, ठीक है ना। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग कैसे रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है उनकी जिंदगी में, क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी पत्रकारों को या समाचार माध्यमों को थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में इतनी ज्यादा खबर देने की लालसा आपके भीतर होती है, या लालच से आप ग्रसित हो जाते हैं कि उसके निजी जीवन का भी आप क्या कर देते हैं, अतिक्रमण कर देते हैं। तो समाचार में या पत्रकारिता में इन चीजों से बचना चाहिए कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन को उस तरह से ना सार्वजनिक किया जाए, ठीक है ना, और इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और सातवां महत्वपूर्ण तत्व है उपयोगी जानकारी, ठीक है। ऐसी सूचनाओं को भी समाचार माना जाता है जो समाज के किसी खास और विशेष वर्ग के लिए क्या हो, जरूरी हो। और ये जो सूचनाएं होती हैं, ये लोगों के तात्कालिक उपयोग के लिए जरूरी होती है। जैसे स्कूल कब खुलेगा, आज मौसम कैसा रहेगा, आज बिजली कितने बजे आएगी, कितने बजे कट लगेगा। तो इस तरह की उपयोगी जानकारी या जो उपयोगी सूचनाएं होती हैं, वो भी समाचार के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उसे हम देख सकते हैं। इस प्रकार आप कहें कि ये जो 7-8 तत्व मैंने बताए, इन 7-8 तत्वों में से अगर ज्यादा से ज्यादा तत्व किसी समाचार में है, तो उस समाचार के बड़ा समाचार बनने या बड़ी खबर बनने की संभावना बढ़ जाती है। पर अगर नहीं भी हो, तो कम से कम कुछ तत्व जरूर होने चाहिए जिसके आधार पर हम किसी खबर को खबर के रूप में या समाचार को समाचार के रूप में देख सकें और जान सकें। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि समाचार क्या है, समाचार के बारे में विद्वानों की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी 2-4, उसे हमने समझने की कोशिश की, और हमने समाचार के तत्वों को भी क्या किया, रेखांकित किया। और हमने ऐसा इसलिए भी किया कि पत्रकारिता का प्राण तत्व ही क्या है, समाचार है। पत्रकारिता का पूरा काम ही क्या है, समाचार का प्रस्तुतिकरण, उसका वर्णन और उसका विश्लेषण। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। और आपकी परीक्षा में भी यह सवाल पूछा जा सकता है कि समाचार से आप क्या समझते हैं, समाचार के तत्वों को क्या करें, रेखांकित करें। आई बात समझ में? आपको समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं पूछूं अब? बंद कर दो।